नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2020 की प्रीलिम्स परीक्षा के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं हमसे, कि एक सीरीज के रूप में हम आपसे अभी 2020 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपकी सफलता में कुछ योगदान हो सके। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 4 तारीख को यूपीएससी की परीक्षा नहीं होगी, और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। जब तक ये वीडियो आपके सामने होगा तो बिल्कुल यूपीएससी की जो 4 तारीख को परीक्षा होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है उस पर कि परीक्षा होनी ही है 4 तारीख को। तो वैसी स्थिति में आज 30 तारीख है। आज के बाद अब 3 दिन का समय आपके पास है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और तब संडे को तो फिर युद्ध भूमि में उतरना ही है आपको, करो और मरो। और उसके बाद फिर अगले संडे को और एक युद्ध भूमि और एक युद्ध, जहां आपको यूपीपीसीएस की परीक्षा देनी है। तो पिछले कई वीडियोस में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण टिप्स, जो कि सफलता में बड़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उसी क्रम में आज थोड़ा सा मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंकन के ऊपर। हम लोग जब परीक्षा दिया करते थे तब नेगेटिव मार्किंग जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। बाद में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में, और उसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई प्रीलिम्स पास करना। अब उसका कारण सीसेट भी रहा, उसका कारण कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहा, कुछ कारण जो यूपीएससी का सिलेबस है, जिस तरीके की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ना ढाल पाना भी रहा। तो एक बहुत बड़ा कारण नेगेटिव मार्किंग भी रहा है। राजस्थान जैसे स्टेट सर्विस में पहले से नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। यूपीएससी के अलावा आज तक मैंने केवल एक स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दिया, राजस्थान का, 2000 के आसपास नेगेटिव मार्किंग होती थी उसमें। अदरवाइज़ मैंने अपने कभी होम स्टेट एमपी का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे था कि नौकरी करूँगा तो आईएएस बनूँगा और कुछ नहीं। राजस्थान बस यूं ही, और दोस्त जा रहे थे तो भर दिया फॉर्म कि चलो जयपुर घूम लेंगे इसी बहाने, और एग्ज़ाम दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े धुरंधर पास नहीं हुए प्री, और मैं प्री पास हुआ। वो लोग प्री पास नहीं हुए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और मुझे लगता है मैं प्री पास हुआ नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो देखिए, कुछ लोग जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्री पास नहीं हुए, और मैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही प्री पास हुआ। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो खुद मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है फॉर्मूला, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगता है आपको, मेरी बात तर्क संगत लगती है और समझ में आती है, तो आप भी उस फॉर्मूले को फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी बात में तर्क नहीं है, जो आपका अपना सोच है उसी को फॉलो करना है, तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। हाँ, लेकिन एक बात, मेरा क्या आइडिया, क्या व्यू है नेगेटिव मार्किंग को लेके, क्या एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर आपको बताना और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो नेगेटिव मार्किंग का फ़ायदा उठाया है, दूसरे बहुत सारे लोग जिन्होंने उसका नुकसान भी झेला है। जब मैंने राजस्थान का एग्ज़ाम दिया था तो 2 पेपर थे, एक जीएस था और दूसरा उस समय ऑप्शनल हुआ करता था। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था प्रीलिम्स में। सौ क्वेश्चन होते थे राजस्थान में, जी हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन, जीएस में 100 क्वेश्चन। हिस्ट्री में उस समय स्थिति थी कि अगर 50-52 क्वेश्चन भी सही हो जाते थे 100 में से राजस्थान में, तो प्रीलिम्स पास कर जाते थे।
मतलब लगभग 50% अगर था हिस्ट्री ऑप्शनल में तो सेफ होते थे राजस्थान में प्री पास करने में, चूँकि पेपर टफ पूछा जाता था, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे और फैक्ट भी इतने अनोखे फैक्ट जो जनरली बहुत सारी चीज़ें किताबों में मिलती नहीं थी, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या फैक्ट कहें जो जनरली पढ़ते नहीं थे। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे कहें कि गैस वर्क करना होता था या तुक्का लगाना होता था, और नेगेटिव मार्किंग थी। 3-4 जो हम लोग एक साथ फ्रेंड थे, तैयारी करते थे, सब हिस्ट्री ऑप्शनल। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो हिस्ट्री में। जहाँ हम लोग कोचिंग करते थे हिस्ट्री में, वहाँ उनका क्लास में हमसे बेटर परफॉर्मेंस होता था, जो कोचिंग के टेस्ट होते थे उसमें। उन्होंने क्या रणनीति अपनाई कि जितने हमें 100% श्योर आंसर पता है, हम 100% कन्फर्म है, उन्हीं को टिक करेंगे। परिणाम क्या हुआ कि 100 में से 48, 50, 52 लगभग इसी रेशियो में जो उन्हें लगा कि हम कंफर्म हैं, वो बस उतने टिक करके आ गए। और चूंकि मैंने बताया कि लगभग उतने पे सिलेक्शन हो जाता था प्रीलिम्स में, तो इसलिए भी उन्हें लगा कि हम सेफ साइड हैं, सिलेक्शन हो ही जाना है। पिछले जो भी अनुभव थे उसके आधार पे था कि अगर 50+ है आपका हिस्ट्री में तो श्योर सिलेक्शन हो जाना है। उतना बस उन्होंने टिक किया, आगे। लेकिन आपने भी अगर पहले एग्ज़ाम दिया होगा और नहीं तो आप देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि अगर एग्ज़ाम हॉल में आप 50 क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि इनका आंसर यही होगा और 100% सही है, घर पहुंचते पहुंचते वो 40 रह जाती है संख्या। 2, 4, 5 क्वेश्चन तो बस में या मेट्रो में या जहां भी आप, तो फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब 2-4 लोगों से मिलते हैं तो 2-4 प्रश्न तो वहीं गलत हो जाते हैं जो आप एकदम 100% श्योर थे। ह्यूमन एरर कहें या कोई ऐसी मिस्टेक जहां ध्यान नहीं गया क्वेश्चन के जिस पार्ट पे, तो 2-4 क्वेश्चन तो वहीं बाहर निकल के ही गलत हो जाते हैं। और बाकी 2-4 क्वेश्चन घर आने के बाद जब चेक किया जाता है नोट्स में या गूगल में या किताब में, तो 2-4 क्वेश्चन और लगता है कि अरे ये बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ी हो गई। तो मतलब 100 में से आपने 50 टिक किया, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये पूरे 50 सही हैं, लेकिन वो घर आते आते 40, 42, 44 बचे, 42, 44। और हमेशा होता है ऐसा कि 2-4-6 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे होंगे जो वहाँ आपको 100% लग रहा है किसी और वो घर आने के बाद कहीं कोई ऐसी चूक या मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर। परिणाम की वो नहीं हो पाए पास, वो पीछे रह गए। उन्होंने चूंकि 50-52 ही टिक किए थे और उसमें अगर 5-7 गलत हो गए प्लस निगेटिव मार्किंग जो गलत हुए, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग, 3 गलत हुए तो एक सही वाला भी चला गया। तो इस तरीके से वो आ गए 42 पे, 43 पे। और मैंने पॉलिसी अपनाई कि नहीं, 50 पे अगर सिलेक्शन होना है तो मैं कम से कम 80 क्वेश्चन टिक करूंगा, मैं 50 टिक करके नहीं आऊंगा। मेरी पॉलिसी रही कि मैं केवल वही क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसमें मुझे ABCD कुछ भी पता नहीं है, जो एकदम ऐसी चीज़ है कि हम जिसके बारे में कहें कि दिमाग ब्लैंक है, कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया वाली जो सिचुएशन होगी, बस वैसे प्रश्न छोड़ूंगा। और जहां मुझे 2 में भी कंफ्यूजन है मैं उनको टिक कर दूंगा। अक्सर आप देखिए जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो लगभग 25-30%, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लगभग 100% श्योर होते हैं कि इसका यही आंसर है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को जो ट्रेडिशनल बेसिक वाले पार्ट हैं वो
या कुछ करंट की ऐसी चीज़ें हैं तो वो हम लगभग उतना होता है कि हम 100% श्योर होते हैं, 40% के आसपास की यही आंसर, मतलब 100 में से रफली माने तो 35 से 40 क्वेश्चन की हम 100% श्योर हैं, तो वो तो टिक करना ही है। उसके बाद देखें तो लगभग उतने ही परसेंट प्रश्न फिर ऐसे होते हैं जहां हम 2 तो ऑड आउट कर देते हैं 4 में से, लेकिन 2 में कन्फ्यूजन रह जाता है कि ए है या बी है या सी। मेन वही जो है डिसाइडिंग होते हैं कि हम परीक्षा पास करेंगे और या नहीं। और उसके बाद बचा हुआ लगभग 20-25% ऐसा होता है जिसमें हमें नो आइडिया वाली सिचुएशन होती है कि कुछ भी नहीं पता। तो मैं कहता हूं कि वह जिसमें कुछ भी नहीं पता वैसे क्वेश्चन छोड़ें, हमने तो यही किया और फायदा ही हुआ हमें। जो 100% श्योर थे वो तो करना ही है, जिनमें वो 2 वाली स्थिति भी हो गई कि 2 तो हटा दिए कि ये बिल्कुल नहीं होंगे, 2 में डाउट है, वो भी टिक कर दिए। तो हमने 80 टिक किए। 30 हमने रिस्क ली, ऐसे क्वेश्चन भी टिक किए जिनमें 2 में डाउट है कि ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी। अब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप उतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि अगर आप 30 गैस करते हैं और इंटेलेक्चुअल गैस करते हैं, गैस भी नहीं इंटेलेक्चुअल गैस, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर 50 का आंसर आपको सही पता है तो मतलब आप अच्छे स्टूडेंट वाली कैटेगरी में हैं। तो मैं उसी लेवल पे बात कर रहा हूं। तो 30 क्वेश्चन जो आप गैस करते हैं इंटेलेक्चुअल गैस, सोच के देखें कि 50 आपने टिक किए, घर आते आते 40, मतलब आप दौड़ से बाहर, 10 गलत हो गए, उसकी वजह से 3 और आपके कम हो जाएंगे, तो दौड़ से बाहर हो गए। 50 के बाद आपने छोड़ दिए। अब मैं उन 30 की बात कर रहा हूं कि जो 30 आपने छोड़ दिए, 2 में डाउट था, और या वो 30 आपने टिक कर दिए, इंटेलेक्चुअल गैस किया। छोड़ दिए तो 0 है, तो छोड़ ही दिए चूंकि आपने उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन अगर वो 30 आपने इंटेलेक्चुअल गैस किया, वो टिक किए। प्रोबेबिलिटी भी कहती है कि 30 आपने ऐसे गैस करके, इंटेलेक्चुअल गैस करके टिक किए या तुक्का लगाया, तो 1/4 मतलब 8 प्रश्न तो सही होंगे ही। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो 100 में से 50 के आंसर सही जानते हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मेरा दावा है कि वो अगर 30 गैस करेंगे तो 30 में से 8 तो सही कर ही देंगे वो, कम से कम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी देखें तो 1/4। और सोच के देखें, अगर 30 आप इंटेलेक्चुअल गैस करते हैं, 8 भी सही हो जाएंगे, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। 24 गलत या 22 गलत, 8 सही, प्लस माइनस करके 0 होगा, लॉस में नहीं रहेंगे। 30 अगर छोड़ दिए तो 0, और 30 अगर आपने टिक किए, 8-7 भी उसमें सही हो गए, बाकी सारे गलत, तो भी 0। लेकिन 30 आपने टिक किए, रिस्क ली, तो ये भी संभावना है कि आपके 30 में से 10, 12 या 15 भी सही हो जाए। और पूरी संभावना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपने इंटेलेक्चुअल गैस किया है, आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं कि 100 में से 50 आपको आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 30 गैस किए हैं, तो बहुत संभावना है कि 30 में से आपके 12 या 15 सही हो जाएं और 15 गलत हो जाएं। सोच के देखिए, आपके 15 सही हो गए, 15 गलत, तो आप फायदे में आ गए कि नहीं? 15 गलत हुए मतलब आपके यहाँ जो 5 सही हैं वो बराबर हो गए, तो 10 का फायदा हो गया आपको। 15 रॉन्ग हैं आपके, 15 राइट हैं आपके, तो 15 रॉन्ग मतलब 1/3, तो 5 यहाँ से चले जाएंगे, मतलब 10 के बेनिफिट में हैं आप, 10 प्रश्नों के बेनिफिट। छोड़ दिया था तो 0 था, और रिस्क ली है, टिक किया है तो
जीरो से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप कुछ प्लस में आ जाए। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो हम कई बार केवल निगेटिव मार्किंग शब्द सुन के डर जाते हैं, ये नहीं देखते कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग मतलब 1 सही करेंगे 3 गलत करेंगे तो प्लस माइनस 0 होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि 30 प्रश्नों पे हमने इंटेलेक्चुअल गैस किया, तुक्का लगाया, 7 सही हो गए, 22 गलत हो गए, प्लस माइनस 0। लेकिन अगर 10 सही हो गए, 20 गलत, तो हम फायदे में आ गए। 15 सही और 15 गलत हो गए तो हम और ज़्यादा फायदे में आ गए। और आप जिस लेवल के स्टूडेंट हैं कि 100 में से 50 सही जानते हैं, तो संभावना है कि आप फायदे में रहेंगे अगर रिस्क लेंगे तो। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। और कम से कम मैंने तो इस बात का अनुभव किया खुद अपने ऊपर। मैंने बताया कि जब मैंने राजस्थान का एग्ज़ाम दिया, मैंने 80 टिक किए और वही हुआ कि 80 में से कुछ मेरे सही कुछ गलत, प्लस माइनस करके मैं 57-58 पे पहुंच गया। और जिन लोगों ने 50 टिक किए थे वो 43-44 पे रह गए। उन्होंने 50 टिक किए थे, था कि ये 100% श्योर हैं, इतने ही चाहिए प्री पास करने के लिए, छोड़ दिया जहां भी थोड़ा डाउट था। और हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि वहां पास और फेल होने से मुझे कोई बहुत मतलब नहीं था, मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैंने वहां स्मार्टली गेम खेला, जिसे कहा जाए कि मैंने स्मार्ट वर्क किया कि थोड़ा दिमाग से खेलते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने कैलकुलेशन किया कि 50 करके 50 छोड़ देने में समझदारी है, और या 50 के बाद 30 और अटेम्प्ट करके रिस्क लेने में समझदारी है। मैंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, 30 और एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, नुकसान नहीं होगा इसमें। और हुआ वही, मैं 56-57 पे पहुंच गया। केवल 50 करने वाले 43-44 पे रह गए, वो प्री पास नहीं कर पाए, बड़े बड़े धुरंधर थे, मैं प्री पास कर गया। बस छोटा सा मैंने वहाँ दिमागी खेल खेला या स्मार्ट गेम, हो गया काम। वही सलाह मैं आपको देता हूँ कि आईएएस में आपको 100 में से 60 क्वेश्चन चाहिए, 55 प्लस चाहिए, सेफ साइड रहना है तो। और 100 में से अगर आपको 55 सही चाहिए है तो फिर यह भी तय है कि आप 100% श्योर तो नहीं होंगे 55 क्वेश्चंस में यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम में मैक्सिमम 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 100% श्योर होंगे कि हाँ यही आंसर होगा। बाकी आपको गैस वर्क करना पड़ेगा, उसमें कितना आपका इंटेलेक्चुअल गैस है या। तो सोच के देखें, अगर आप इसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं कि हमें जिसमें 100% श्योर है वही टिक करेंगे, तो फिर तो कभी प्री पास नहीं होंगे आप, क्योंकि 60 पे तो कभी आप 101% श्योर नहीं हो सकते यूपीएससी में। तो 100% श्योर वाली पॉलिसी तो नहीं चलनी है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अब कितनी रिस्क आप ले रहे हैं, कहाँ तक रिस्क ले रहे हैं, तो वही मेरा कहना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप 2 में डाउट में हैं, उन पर रिस्क लेनी चाहिए। हाँ, जिसमें ABCD कुछ भी पता नहीं है और होते हैं कई प्रश्न, तो उनको छोड़ दिया जाए कि नहीं, तो कभी हम जानते ही नहीं कि क्या है ये, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D, हमें कुछ भी नहीं पता, तो छोड़ दिया जाए। अदरवाइज जब आप 80 अटैम्प्ट करेंगे तब 60 पे पहुंचने की संभावना होगी। आप अटैम्प्ट ही 60 करके आएंगे, खुद सोच के देखें कैसे आप 60 पे पहुंचेंगे। भाई कुछ तो गलत होंगे कि नहीं होंगे। तो जितने आपको चाहिए है परीक्षा पास करने के लिए अटैम्प्ट, तो उससे कहीं ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। 55 चाहिए है तो तब कम से कम तो 70, 75, 80 अटैम्प्ट करेंगे, तब तो प्लस माइनस करके 55 तक की गुंजाइश रहेगी। 55 चाहिए, आपने अटैम्प्ट ही 55 किए, अटैम्प्ट आपने 60 किए, कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं हमने तो 55 अटैम्प्ट किए और पूरे 55 सही है, दुनिया का कोई आ जाए कुछ भी, कोई गलत नहीं है इसमें, कैसे इस तरह का दावा हो सकता है? नहीं है संभव। तो इसलिए रिस्क लें, मर्जी आपकी है। मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। गेम स्मार्टली खेलना होता है, रिस्क लेनी पड़ती है।
100% श्योर आंसर पे अगर हम टिक करने वाली पॉलिसी पे चलें तो मुझे लगता है कि हम उतने क्वेश्चन 100% श्योरली नहीं जानते हैं कि परीक्षा पास कर जाए। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर प्रीलिम्स पास करना मुश्किल होता है। सो इसलिए आप लोग अगर नहीं सोच रहे थे रिस्क फैक्टर पे तो सोचें, स्ट्रेटजी पहले से दिमाग में रखें कि कितने क्वेश्चन आपको टिक करके आने हैं। बाकी आपका क्या लेवल है, हर आदमी की अपनी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। मैंने अपना आपको एक अनुभव शेयर किया, अपनी राय बताई, बाकी समझदार आप हैं, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।